नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम एलिमेंट्स मिक्सचर एंड कंपाउंड केमिस्ट्री के चैप्टर का एलिमेंट्स मिक्सचर एंड कंपाउंड का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं दोस्तों। सबसे फर्स्ट पार्ट हमने काफ़ी 1 महीने पहले बना चुके हैं, जिसमें दोस्तों हमने कुछ ये टॉपिक दिए गए हैं चैप्टर एट अ ग्लांस, मतलब मैटर, एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड। जिसमें से दोस्तों हमने फर्स्ट पार्ट में हमने मैटर, एलिमेंट और मिक्सचर के बारे में सब कुछ बता दिया है। ये फर्स्ट पार्ट में था दोस्तों, ये सब फर्स्ट पार्ट में था। और ये दोस्तों सेकंड पार्ट वीडियो है, तो दोस्तों इसमें हम सिंपली कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। इसमें सिर्फ हम कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये सेकंड पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट की दोस्तों हम लिंक आपने अभी तक नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे आप फर्स्ट पार्ट पढ़ पाएँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम सेकंड पार्ट से, कंपाउंड से। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कंपाउंड्स के बारे में। तो दोस्तों कंपाउंड्स का टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, जो हमें कंपाउंड्स के बारे में कई सारी बातें बताता है कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं। अ कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more elements chemically combined in a fixed proportion by weight। मतलब दोस्तों जो कंपाउंड्स रहते हैं वह केमिकली कंबाइंड रहते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। और फिक्स प्रोपोर्शन किसके हिसाब से रहेगा? उनके वेट के हिसाब से। जैसे कि NaCl, NH4Cl, CO2, ये सारे हमारे एक तरह से हमारे कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कंपाउंड्स के बारे में कंपाउंड्स। और इससे पहले हमने आपको फर्स्ट पार्ट में मिक्सचर के बारे में बताया था कि मिक्सचर क्या होता है। तो दोस्तों इसमें डिफरेंस भी बताएंगे कि मिक्सचर और कंपाउंड्स कैसे अलग होते हैं। तो पहले कंपाउंड्स के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। कंपाउंड्स को सब डिवाइडेड किया गया है दोस्तों। ये टेबल बनी है कि कंपाउंड्स को किन किन भागों में डिवाइड किया गया है। पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी डिवाइड किया गया है और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किया गया है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये अंतर होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं वे कार्बन बेस्ड रहते हैं, जिसमें कार्बन एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, मेन एलिमेंट होता है। कार्बन ज़रूर होगा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और दोस्तों ये रहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इन्हें कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन तो हो सकता है पर दोस्तों ये मेन कंपाउंड नहीं हो, मेन एलिमेंट नहीं होगा। इसमें आपकी कार्बन की जगह पे सल्फ़र भी ले सकता है, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी। पर दोस्तों जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे उसमें मेन जो काम रहेगा वह कार्बन का रहेगा, और साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। दोस्तों ऑर्गेनिक की आपकी जो लाइन है वह यहीं पे ख़त्म हो जाती है, आपको इनऑर्गेनिक यहीं से पढ़ना है। फिर आता है आपको ऑर्गेनिक बटता है 2 भागों में। एक पड़ता है और ओपन चेन, ये बढ़ता है ओपन चेन, और दूसरा बढ़ता है हमारा क्लोज चेन। एक बढ़ता है ओपन चेन में और दूसरा बढ़ता है क्लोज चेन में। दोस्तों ओपन चेन और क्लोज चेन में ये अंतर होता है। ओपन चेन में जैसे कि आपको पता है ओपन मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे एक दूसरे से एलिमेंट्स जुड़े होंगे। दोस्तों एलिमेंट्स एक दूसरे से जुड़े होंगे तो दोस्तों वे एक सर्किल सा बना देंगे, अपने आप को पैक कर लेंगे, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर लेंगे। पहला वाला एलिमेंट लास्ट एलिमेंट से जुड़ जाएगा, जिससे वह एक क्लोज स्ट्रक्चर बना देंगे, जिसे कहते हैं हम क्लोज चेन, या कह सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड, भी। और ओपन चेन तो सिंपली है, मतलब उसके पहले एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट में बॉन्ड ना बने तो दोस्तों वह ओपन चेन कहलाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मीथेन, CH यहाँ पे जोड़ दिया, H यहाँ पे, तो H यहाँ पे, H यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये ओपन चेन। इसी प्रकार से ईथेन, तो दोस्तों ये आपके ओपन चेन। अब बताते हैं दोस्तों क्लोज चेन कुछ इस प्रकार से होते हैं कि वे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते जाते हैं और वे एक क्लोज स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसे हम क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिवीज़न ख़त्म होता है, और फिर आप
क्लोज चेन को फिर सब फर्दर डिवाइडेड किया गया है। क्लोज चेन को फर्दर डिवाइडेड किया गया है होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। दोस्तों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वह होते हैं जैसे बिसाइड्स कार्बन अदर एटम ऑफ एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन पार्टिसिपेट इन अ फॉर्मेशन ऑफ क्लोज चेन। मतलब जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करें ये सब बनाने में, एक क्लोज चेन बनाने में। तो दोस्तों ये कहलाएंगे हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये कहलाएंगे हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिसमें ओनली कार्बन इज़ अ एटम यूज्ड फॉर द क्लोज चेन। मतलब जो क्लोज चेन की क्लोज करने के लिए सिर्फ कार्बन उपयोग में आए उसे कहते हैं हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड। पर दोस्तों जो हमारे जैसे कि आप देख सकते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में एक एन जुड़ गया है, सी की जगह पर, कार्बन की जगह पे एक एन जुड़ गया है। पर दोस्तों मेन एलिमेंट तो हमारा कार्बन अभी भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं मात्रा ज़्यादा है कार्बन की, 5 कार्बन है पर 1 नाइट्रोजन है। पर दोस्तों जो क्लोज पैक बनाने में नाइट्रोजन का भी उपयोग हुआ है, यहाँ पे क्लोज पैक बनाने में नाइट्रोजन का भी उपयोग हुआ है, जिसकी वजह से ये हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन चुका है। और दोस्तों दूसरा देख सकते हैं यहाँ पे सल्फर ज्वाइन हो गया है, जिसने एक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर बना दिया है, जिसकी वजह से आपका सल्फर आ गया। तो दोस्तों ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। और आप बगल में देख सकते हैं फ्यूरन में ऑक्सीजन ने अपना पार्टिसिपेट करा, इसलिए दोस्तों ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बना। और दोस्तों होमोसाइक्लिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन ही रहेगा एक, जो उसे क्लोज पैक में बदलेगा। एक कार्बन ही रहेगा जो उसे क्लोज पैक में बदलेगा। अब दोस्तों आपके होमोसाइक्लिक कंपाउंड फर्दर दो डिवाइडेड किए गए हैं। एक तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक तो एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड। दोस्तों एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ 6 कार्बन एटम हो, उसे कहते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड्स। और दोस्तों जिसमें 3, 4 और इससे ज़्यादा हमारे कार्बन एटम हो, जिससे इसमें ज़्यादा कार्बन एटम हो, तो दोस्तों इसे कहते हैं हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो दोस्तों ये है हमारा डिवीज़न कंपाउंड्स का कुछ इस प्रकार से। पर दोस्तों आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम कुछ ही कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। ये तो सब आपको रोड मैप दिखाने के लिए था कि हम किस किस फील्ड्स में पढ़ सकते हैं कंपाउंड्स में। अब चलते हैं आगे दोस्तों और जानते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो दोस्तों ये है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये पूछे नहीं जाते, बस आपकी जनरल नॉलेज के लिए कंपाउंड्स लाए गए हैं कि कंपाउंड्स दिए गए हैं आपको, जैसे कि हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ओलिफेन, एसिटाइल, हेलोजन कंपाउंड, एल्कोहल। तो दोस्तों ये सारे कंपाउंड्स दिए गए हैं जो है ऑर्गेनिक, ये सारे ऑर्गेनिक की एग्जांपल हैं। इसी प्रकार से ये वाले भी कंपाउंड्स दिए गए हैं, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, नाइट्रो कंपाउंड, अमाइन, अमाइड। तो दोस्तों ये सारे फंक्शनल ग्रुप और उनके फंक्शनल ग्रुप के नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको याद नहीं करने हैं ये, पर दोस्तों आपको बता दें ये सारे आपको हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर लास्ट सेकंड चैप्टर में ये फिर से पढ़ना होगा आपको, ये सारे ग्रुप याद करने होंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे और जानते हैं कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि कंपाउंड हमें किस प्रकार से मिक्सचर से अलग है, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। दोस्तों जो कंपाउंड रहता है वह केमिकली बना रहता है, एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड रहता है, इसलिए दोस्तों इसे फिज़िकल मेथड क्या होता है आपका क्रोमेटोग्राफी, फिल्ट्रेशन और दोस्तों बॉयलिंग, ये सारे आपके आते हैं फिज़िकल मेथड्स में, जो आपको पहले फर्स्ट पार्ट में बताए गए थे लास्ट मूवमेंट पर। तो दोस्तों ये आते हैं आपके फ़िज़िकल मेथड से। दोस्तों इसे फ़िज़िकल मेथड से हम कंपाउंड्स को अलग नहीं कर सकते,
दूसरी प्रॉपर्टी है द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स। मतलब दोस्तों ये कहना चाहता है जो कंपाउंड निर्माण होता है जैसे कि सी और ऑक्सीजन से मिलके बनता है हमारा CO2। तो दोस्तों ये कहना चाहता है कि जो CO2 रहेगा वह ना ही कार्बन से मेल खाएगा और ना ही वह ऑक्सीजन से मेल खाएगा, ना ही वह कार्बन से मेल खाएगा, ना ही ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, ना ही कार्बन की। वह दोनों से अलग प्रॉपर्टीज़ से बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। तो दोस्तों यही कहना चाहता है हमारा कि प्रॉपर्टीज़ जो बनेगी नई एलिमेंट से मिलके, तो दोस्तों डिफरेंट रहेंगी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से जिनसे वह मिलके बना है। अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज़ फिक्स्ड। मतलब दोस्तों ये कंपोजिशन रहती है कंपाउंड की वह फिक्स्ड रहती है। किसी भी जगह पर कहीं पर भी आप कहीं पर भी वाटर का रेशियो निकालेंगे H2O का, तो दोस्तों ये आपका H2O का यही रेशियो निकलेगा हर जगह पे, चाहे आप एक नदी का पानी लें, समुद्र का पानी लें, तो दोस्तों यही रेशियो रहेगा कि दो हाइड्रोजन रहेंगे और ऑक्सीजन क्या रहेगा हमारा एक, ऑक्सीजन रहेगा एक, हाइड्रोजन रहेंगे दो। दोस्तों इसी रेशियो में पाया जाएगा हर जगह पर कंपाउंड। तो दोस्तों ये था हमारा तीसरी प्रॉपर्टी कंपाउंड के ऊपर। आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी द कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दोस्तों जो कंपाउंड्स रहते हैं वे केमिकली बने रहते हैं, केमिकली कंबाइंड रहते हैं, इसलिए दोस्तों इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड रहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड रहते हैं। आप कहीं पर भी बॉइलिंग या मेल्टिंग करेंगे ऐसे किसी भी कंपाउंड्स को, तो दोस्तों वह उसी टेम्परेचर पे होगा जिस पे दूसरे कंपाउंड्स होते हैं। मतलब एक कंपाउंड H2O है तो दोस्तों ये इसका फिक्स रहेगा, जो बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वह फिक्स रहेगा, वह हमेशा के लिए फिक्स ही रहेगा। तो दोस्तों ये कहना चाहता है कि वह फिक्स रहता है, कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता है कि कभी ये 92 पे बॉयल हो गया, कभी 110 पे हो गया। ये हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होगा। अब आते हैं दोस्तों आगे और आखिरी प्रॉपर्टी है अ कंपाउंड इज अ होमोजीनियस सब्सटेंस। जो कंपाउंड रहता है वह होमोजीनियस सब्सटेंस रहता है। मतलब दोस्तों एक कंपाउंड में होमोजीनियस मतलब एक कंपाउंड ले लीजिए और आप किसी भी चीज़ के साथ मिक्स कर दीजिए, तो दोस्तों आप उसका कहीं पर भी रेशियो निकालेंगे, यहाँ पे आपने रेशियो निकाला या यहाँ पे रेशियो निकाला कंपाउंड का, तो दोस्तों वो हर जगह पर कंपाउंड का रेशियो सेम पाया जाएगा, तो इसलिए दोस्तों ये होमोजीनियस सब्सटेंस होता है। पर दोस्तों हेट्रोजीनियस इसका अपोजिट होता है। तो हेट्रोजीनियस में ये होता है कि आपका एक कोई बीकर में आपका कंपाउंड है, दोस्तों आप कंपाउंड का नापेंगे कि आपका यहाँ पे कंपाउंड और यहाँ पर कंपाउंड, तो दोस्तों इसकी कंपोजिशन अलग अलग निकलेगी। तो दोस्तों इसको कहा जाता है हेट्रोजीनियस सब्सटेंस। पर दोस्तों हमारा कंपाउंड एक होमोजीनियस सब्सटेंस होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ कंपाउंड की। अब आते हैं दोस्तों केमिकल फार्मूला, मतलब किस प्रकार से हमारे केमिकल फार्मूले बनाए जाते हैं कंपाउंड्स के। तो दोस्तों जानते हैं कुछ बातें। The chemical formula of a compound represents the composition of molecule of the compound in terms of symbols of the element present in formula of H2O represents that water has 2 atoms of hydrogen element and 1 atoms of oxygen element। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से कहता है कि जो एलिमेंट्स की नीड रहती है, जिस प्रकार से उन्हें बैलेंस ही फिल करने के लिए उन्हें इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत रहती है, फिर उसी प्रकार से अपने चुनाव करते हैं एलिमेंट्स का। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं मेथड फॉर राइटिंग द फॉर्मूला। तो दोस्तों ये हम एग्जांपल से दिखाते हैं कि आपका कैल्शियम क्लोराइड आपको फॉर्मूला बनाना है। मतलब Ca डाई पॉजिटिव ब्रैकेट में ClO2 और नेगेटिव। तो दोस्तों आपको इसमें दिख रहा है 2 कंपाउंड्स लिए गए हैं, एक तो एलिमेंट्स या सब्सटेंस ले सकते हैं, तो इसमें एक रहेगा आपका एलिमेंट्स का कैल्शियम और दूसरा है आपका क्लोराइड। दोस्तों कैल्शियम पे +2 चार्ज रहता है और क्लोराइड पे -1 चार्ज रहता है। तो दोस्तों इसे -1 चाहिए और इसे +2। दोस्तों इसे करेंगे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आएगा, ये 2 ही रहेगा, और इसे करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा हमारा -2। तो दोनों को सम करेंगे दोस्तों, ये कितना आएगा
2 + 1 + 2 0 आएगा। इनका सम जब 0 आने लगे मतलब इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस प्रकार से इसके जो ऑक्सीडेशन थी -1, इसे मल्टीप्लाई करा था 2 से कि 0 बन सके। और इसी प्रकार से कैल्शियम को हमने 1 से मल्टीप्लाई करा था, तो इसी प्रकार से ये हमारा बन जाता है केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड बन जाता है कि कैल्शियम को हम 1 से मल्टीप्लाई करके बनाएंगे और क्लोराइड को हम 2 से। तो दोस्तों ClO2 और ट्वाइस, तो दोस्तों इस प्रकार से ये बन जाता है हमारा कंपाउंड। जिस प्रकार से उन्हें एलिमेंट अपने बैलेंस को नीड रहती है, उसी प्रकार से हमारा केमिकल कंपाउंड बनता है। तो दोस्तों आपका फॉर्मेशन भी नहीं आता है एग्ज़ाम में केमिकल कंपाउंड का। अब बताते हैं आगे और चलते हैं दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है एम्पेरिकल फार्मूला, टाइप्स ऑफ फार्मूले। मतलब अभी हमने पढ़ा कि फार्मूले किस प्रकार से बनते हैं और फार्मूले किस प्रकार से बनते हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड का पढ़ा। अब जानते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ फार्मूले। टाइप्स ऑफ फार्मूले किस प्रकार से होते हैं किसी भी कंपाउंड के। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ फार्मूले हैं, हमारा पहला आता है हमारा एम्पेरिकल फार्मूला। पहला आता है हमारा एम्पेरिकल फार्मूला। तो दोस्तों ये एम्पेरिकल फार्मूला क्या रहता है ये जानते हैं। अ एम्पेरिकल और सिंपल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड शोज द सिंपलेस्ट होल रेशियो ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। एग्जांपल द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एसिटाइलिन इज CH and that of glucose is CH2O। मतलब दोस्तों एम्पेरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का होल रेशियो रहता है। जिस प्रकार से आप मान लीजिए एग्जांपल हमारा ग्लूकोज का फार्मूला होता है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। दोस्तों इसे हम सिंपली होल रेशियो में बदलेंगे, मतलब इसे हम 6 से डिवाइड कर देंगे, इसे 6 से डिवाइड कर देंगे, इसे 6 से डिवाइड कर देंगे। जो सबसे छोटा HCF होगा इससे डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों इसका HCF 6 रहेगा, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा C1H2 और O1 C1H2O1। तो दोस्तों इससे हमारा इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला निकलेगा कंपाउंड का वो CH2O निकलेगा। तो दोस्तों ये सिंपल होल रेशियो रहता है आपका किसी भी मॉलिक्यूल कंपाउंड का। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। जिस प्रकार से मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स, ये रहता है हमारा एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स जो कंपोनेंट पाए जाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। जैसे कि ग्लूकोज का भी हमने पढ़ा था, फार्मूला होता है C6H12O6। तो दोस्तों यही रहेगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये रहेगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का। पर दोस्तों इसका एम्पेरिकल फार्मूला हमने क्या बनाया था, किसी सिंपल होल रेशियो में डिवाइड कर दिया। मतलब ये 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो दोस्तों इसका HCF कितना निकलेगा 6। तो दोस्तों सबको 6 से डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा कितना निकल आता है C1 निकल आएगा, H2 निकल आएगा और O1 निकल आएगा। तो दोस्तों ये रहता है हमारा एम्पेरिकल फार्मूला। और मेजर डिफरेंस रहता है आपका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले में। अब आते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों ये काफ़ी लंबी प्रोसेस है, आपको क्वेश्चन के द्वारा समझाया जाएगा कि क्या रहता है आपका किस प्रकार से आप एम्पेरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आराम से आपको आ जाएगा कि आपको किस प्रकार से एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन लिया गया है आपके बुक से। इसमें कहा गया है द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर 48.6%, 6.66%, 52%. If the vapor density of compound is 30, then the molecular formula will be तो दोस्तों हमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। तो दोस्तों इसकी हमारी वेपर डेंसिटी कितनी कहा गया है 30। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं कि हमें इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है और इसकी जगह पे लिखा रहेगा आपका कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला। तो आप एम्पेरिकल फार्मूला इस क्वेश्चन का कैलकुलेट करते हैं कि हमें देखिए परसेंटेज दी गई है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। ये दी गई है 40.6, 6.66 और 52.0।
तो सबसे पहले काम रहता है इनके हमें जिसका कार्बन का हमारा मॉलिक्यूलर वेट है उससे डिवाइड करना 40.66 को 40.66 को हम 12 से डिवाइड करेंगे 40.66 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये निकल के आएगा हमारा, ये निकल के आएगा 3 पॉइंट कुछ करके, क्योंकि 3/36 होता है दोस्तों, ये कुछ निकल के आएगा हमारा 3 के अप्रॉक्स। तो हम मान सकते हैं ये 3.022 इस प्रकार से आएगा। इसी प्रकार से 6.66% है, इसे हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारा 1, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारा 1, तो दोस्तों इसे 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 6.66 ही रहेगा। अब आते हैं दोस्तों 52, अब आता है दोस्तों 52 परसेंटेज है ऑक्सीजन का। दोस्तों अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारा 16, अब इसे 16 से डिवाइड करेंगे, 52 को 16 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये भी हमारा 0.02 के आसपास आएगा, ये भी हमारा दोस्तों 0.02 के आसपास आएगा। तो दोस्तों ये रहा है हमारी कैलकुलेशन। अब हमें दोस्तों क्या करना है, इनमें से जो भी सिंपलेस्ट रहेगा, इनमें से जो भी सिंपलेस्ट रेशियो में रहेगा, मतलब सबसे छोटा रहेगा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.02 सबसे सिंपलेस्ट है। यहाँ पे दोस्तों ये पहला वाला हमारा 3.22 निकला था, 3.22 निकला था, और दूसरा वाला 6.66 और तीसरा हमारा 3.02। तो दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, सबसे जो छोटा नंबर रहेगा मतलब 3.02 से सबको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों 3.22 से हम डिवाइड करेंगे 3.02 से, तो दोस्तों ये 0.1 के आसपास आएगा, 0.1 के आसपास आएगा। 6.66 को हम 3.02 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये हमारा कुछ आएगा 2.2 कुछ उस प्रकार से आएगा। और दोस्तों हम 3.02 को फिर डिवाइड करेंगे 3.02 से, तो दोस्तों ये कितना निकल के आएगा हमारा 1। अब दोस्तों इसे सिंपलेस्ट होल रेशियो में कन्वर्ट करना है, मतलब 1.1 को हम लिख सकते हैं सबसे सिंपलेस्ट होल रेशियो में 1, 2.2 को हम सिंपलेस्ट होल रेशियो में लिख सकते हैं 2, और 1 को लिख ही सकते हैं हम 1। तो दोस्तों ये निकल के आएगा हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूले का कंपाउंड, जैसे कि अब रहेगा हमारा कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। अब हमारा रहेगा कार्बन 1 CH2O रहेगा हमारा इसका एम्पेरिकल फार्मूला, CH2O रहेगा इसका हमारा एम्पेरिकल फार्मूला। दोस्तों इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना होता है, दोस्तों इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है एम्पेरिकल फार्मूला। दोस्तों ये था हमारा एम्पेरिकल फार्मूले के लिए एक एग्ज़ाम्पल, एम्पेरिकल फार्मूले के लिए था आपका ये एग्ज़ाम्पल। अब चलते हैं दोस्तों आगे, अब चलते हैं दोस्तों आगे और बताते हैं केमिकल इक्वेशन। दोस्तों केमिकल इक्वेशन बताते हैं। अ केमिकल इक्वेशन इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्चुअल केमिकल चेंज। मतलब दोस्तों ये किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रहता है, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रहता है। मतलब Zn + H2SO4 में डाला तो दोस्तों ZnSO4 बन गया और H2 हमारी गैस बन गई, ये दोस्तों गैस का साइन रहता है, मतलब इवेपोरेट हो गई। तो दोस्तों ये था हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल कंपाउंड टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। मतलब दोस्तों हमारी केमिकल इक्वेशन क्या क्या रिप्रेजेंट करती है, तो दोस्तों हमारी केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है कि कौन कौन से हमारे कंपाउंड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस रिएक्शन में, हमारे कौन कौन से कंपाउंड्स, हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं उस रिएक्शन में। प्रोडक्ट्स और कंपाउंड्स फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये हमें प्रोडक्ट्स और कंपाउंड्स के बारे में बताती है जो रिएक्शन में बने। और कैटलिस्ट भी बता दिए कौन सा यूज़ किया गया है कैटलिस्ट के बारे में। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी कि क्या क्या यूज़ होता है हमारा केमिकल इक्वेशन का। और दोस्तों आपको ये बताना भूल गए कि आपने जब एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लिया था कि CH2O, तो दोस्तों आपको एक रेशियो दिया जाएगा n। दोस्तों इसे दोस्तों n से मल्टीप्लाई करने पे, इसके सारे नंबर्स को n से मल्टीप्लाई करने पे दोस्तों आपका क्या निकलेगा, आपका निकलेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपका निकलेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो दोस्तों ये थे हमारे केमिकल इक्वेशन। अब आते हैं दोस्तों लास्ट स्टेप, एक्सपर्ट टिप्स। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो जान लेना ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं कि सिलिकॉन इज़ अ एलिमेंट, सिलिकॉन एक एलिमेंट है और सिलिकॉन ऑक्साइड इज़ अ कंपाउंड है। तो दोस्तों ये सभी को पता है, सिलिकॉन एक एलिमेंट है और सिलिकॉन ऑक्साइड हमारे कंपाउंड है। ऑक्साइड्स और मेटल आर बेसिक एंड नॉन मेटल्स आर एसिडिक, मतलब मेटल ऑक्साइड रहती है हमारी बेसिक और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारी एसिडिक रहती है। और कुछ बातें आपकी, I2 इज़ अ ओनली हेलोजन विच सबलाइम्स, मतलब दोस्तों एक हमारा आयोडीन ही एक ऐसा हेलोजन एटम है जो सबलाइम्स होता है। अ कंपाउंड इज़ होमोजीनियस, एक कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस रहता है। आंट्स कंटेन फॉर्मिक एसिड, आंट्स जो हमारी चींटियाँ रहती हैं वे फॉर्मिक एसिड HCOOH कंटेन करती हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ एक्सपर्ट टिप्स, आप देख सकते हैं पूरी। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर का सेकंड पार्ट पसंद आया होगा। इसमें सिंपल सा था हमारे कंपाउंड्स के बारे में और कोशिश की दोस्तों पूरी बताने की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा वीडियो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर चैनल पर नए हैं, और दोस्तों फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें अगर आपने अभी तक नहीं देखा। और धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।